तो हम लोग चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ पर एक छोटा सा थ्योरम बनाए थे और उसके बाद एक और छोटा सा थ्योरम बनाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिप। ये भी थ्योरम है, बोला है ना कि चार थ्योरम है, इसमें से एक है वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिप। और लंबा है बात। वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिप। थ्योरम तीन टाइप का आता है, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिप, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिप और हैवी स्ट्रिप। तीन टाइप का है। तो हम लोग पहले वर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हैवी पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लाइट इलास्टिक स्ट्रिप, लाइट इलास्टिक स्ट्रिप ऑफ natural length A and modulus of elasticity lambda is suspended by one end in the other end is tied a particle of weight mg, the particle is slightly pulled down and released in to discuss the motion. हम लोग छोटा सा फिगर बना लें। ठीक है, तो हम लोग देखें
ये है फिगर गलत, ए से पी तक एक्स है, ए से पी तक कहाँ एक्स लिखे हैं एक्स लिखने नहीं की, लिखे हैं वो स्टॉप कर दिया। चलो एक बोलता है लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ ए है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी लैम्डा है, इसको सस्पेंड किया गया है 1 इंच से, 1 इंच से सस्पेंड किया गया है। इन द अदर इंड 1 इंच से सस्पेंड किया, अदर इंड को टाइट किया गया है पार्टिकल ऑफ वेट mg से, एक पार्टिकल ऑफ वेट mg से अदर इंड को, द पार्टिकल इज स्लाइटली पुल्ड किया और उसको रिलीज कर दिया। तो बोलना चाहता है उसका मोशन क्या, मोशन करने का मतलब टेम्परेट निकालना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं उसको चेक करना है। हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। लेट ओ बी फिक्स्ड पॉइंट एंड ओ ए बराबर ए बी द नेचुरल लेंथ of the string and AC be its extension, AC be its extension, AC उसका extension है। When the particle of mass m is hanging in equilibrium, if T1 be the tension in that position, then T1 बराबर mg और T1 का वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा इंटू ए सी बाई ए बराबर mg, ये हो गया बाय हुक्स लॉ। यहां से हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लें, ए सी बराबर आ जाएगा ए एम जी बाई लैम्डा। The particle is now pulled down to a point B and let go. Then the tension at B being greater than the weight, the particle being to move vertically upward, when slightly displaced let P be the position of the particle वीडियो में नहीं लिखना है।
कर लेते हैं ये शनि पेज नंबर 245 शनि तो चलो इतना हम लोग देख लेते हैं। ये बोलना चाहता है कि O को फिक्स कर दिया गया है, OA बराबर A, जिसका नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, AC बीट्स एक्सटेंशन, AC इसका एक्सटेंशन है। When the particle of mass m is hanging in equilibrium, hanging in, if T1 be the tension in that position, T1 उस पोजीशन पर टेंशन है, तो T1 बराबर बैलेंस करेगा टेंशन को कौन? वेट। यहाँ पर हम लोग वेट डाले हैं, तो वेट डालने से AC आया एक्सटेंशन, AC आया एक्सटेंशन, और तब ये जो ऊपर टेंशन काम कर रहा है उसको बैलेंस करेगा कौन? वेट। नीचे mg, T1 बराबर mg। T1 का अगर वैल्यू निकालो तो इस पोजीशन पर, T1 पर वेट निकालो तो इस पोजीशन पर लैम्डा तो हो गया, आएगा ही आएगा। AC उसका एक्सटेंशन है, AC लिख दिया, डिवाइडेड बाय इट्स नेचुरल लेंथ, यही T1 का वैल्यू आएगा। टेंशन T1 यहाँ पर, T1 का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ, तो एक्सटेंशन AC है, नेचुरल लेंथ कितना है? 8। यहां से AC का वैल्यू निकल के आ जाएगा, AC कितना आएगा। उसके बाद द पार्टिकल इज नाउ पुल डाउन, अब यहां से पार्टिकल को पुल डाउन किया, खींचा। पार्टिकल इज पुल डाउन टू अ पॉइंट B, कहां तक खींच के ले गया? लेट गो, और उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। लेट गो का मतलब छोड़ दिया। द टेंशन एट B बीइंग ग्रेटर देन, तो टेंशन एट B जो होगा ग्रेटर देन द वेट, तभी तो वो उसको ऊपर ले जाएगा। टेंशन बड़ा रहेगा तभी तो ऊपर ले जाएगा। तो इस पोजीशन पर जो टेंशन है, यहाँ पर लिखा है पार्टिकल, ये हो गया द टेंशन एट B बीइंग ग्रेटर देन द वेट, द पार्टिकल बीइंग टू मूव, द पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा, ग्रेटर होगा तब वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ? अपवर्ड। व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इतना दूर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, डोंट वरी। AC का वैल्यू मेरे पास है, slightly displaced, let P be the position, let P be the position, P be the position of the particle at any instant t, at any instant t, and let the extension of the string be AP बराबर x, AP बराबर x। अब एक्सटेंशन कितना है? x है। इफ P be the tension at the point P, then by Hooke's law T बराबर एक्सटेंशन कितना है? अब x है, लैम्डा x और नेचुरल लेंथ कितना है? तो तुमने यही सीखा कि OA की स्ट्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L है, उसको C तक उसको थोड़ा सा खींचा है, उसके बाद C में लगा दिया वेट, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो टेंशन ऊपर की ओर काम करेगा, तो ऊपर की ओर टेंशन कितना है? T। तो C से और एक बार खींच के B तक लाया, उसके बाद छोड़ दिया। मान लिया जाए P जो है T टाइम पर पहुंचा, P पॉइंट पर वो पार्टिकल पहुंचा T टाइम पर, उस समय टेंशन का जो वैल्यू होगा लैम्डा एक्सटेंशन उस समय कितना है? x, और एक में नेचुरल लेंथ। मतलब लेट P be the position of the particle at any instant t, and let the extension of the string be AP बराबर x। उस केस में एक्सटेंशन कितना है? x। T be the tension at the point P, इस P पॉइंट पर टेंशन है T, इस पॉइंट पर एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। आ गया? मेरे पास T1 है, मेरे पास T, the
equation of motion of the particle equation of motion of the particle is m d2x by dt2 बराबर mg माइनस लैम्डा एक्स बाई ए, दैट इज m इसको x डबल डॉट भी लिखते हैं mg माइनस लैम्डा एक्स बाई ए। यहां से x डबल डॉट का वैल्यू आ जाएगा g माइनस लैम्डा एक्स बाई ए, m से डिवाइड कर दिया, यहां से माइनस लैम्डा बाई एम कॉमन निकालेंगे। ऐसा क्यों? x माइनस जी ए एम बाई लैम्डा आएगा, x डबल डॉट का जो वैल्यू आया माइनस लैम्डा बाई एम x माइनस ए सी, पुटिंग z बराबर x माइनस ए सी, सो दैट z represent the depth of P below C, we get z डबल डॉट बराबर माइनस लैम्डा बाई एम इंटू z। चलो इतना और अच्छा समझ लेते हैं हम लोग, जुड़ जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो सीधा सा बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल दोनों तरफ का फोर्स बराबर करना है, तो m d2x by dt2 फोर्स हो गया, और इधर टोटल वेट से जब ऊपर कब जाएगा पार्टिकल, जब mg में से लैम्डा x बाई ए घटा देंगे, मतलब टेंशन mg माइनस टी, यही फोर्स बैलेंस करेगा इसको। m d2x by dt2 बराबर mg में से उस टेंशन को घटा देंगे, mg में से टेंशन को घटा देंगे, कहां पर? P पॉइंट। तो P पॉइंट पर टेंशन कितना था? लैम्डा एक्स बाई, यही इक्वेशन ऑफ द मोशन होगा। m को हटा देंगे हम लोग, और यहां से x को पहले निकालने के लिए x को पहले रखना है, x को निकालने के लिए लैम्डा बाई एम माइनस लैम्डा बाई एम को कांस्टेंट निकाल दिया कॉमन, तो इतना आ जाएगा, कॉमन निकाल दिया, इसको कॉमन निकाल दिया मतलब डिवाइड हो जाएगा, और तब x डबल डॉट बराबर माइनस लैम्डा बाई एम x माइनस, यही मेरा क्या है? एसी, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, एसी का वैल्यू निकाले थे ना, देखोगे एसी का वैल्यू आया हुआ है, एसी का वैल्यू आया जी ए एम बाई लैम्डा, देखो आया आया ना एसी का वैल्यू। अब x माइनस एसी को हम लोग z मान लिया, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। z रिप्रेजेंट द डेप्थ ऑफ p, z रिप्रेजेंट x में से एसी घटा दोगे, x में से एसी घटा दोगे तो डेप्थ निकलेगा इसका, x में से वाला घटाओगे डेप्थ निकलेगा। z रिप्रेजेंट द डेप्थ ऑफ p बिलो c, डेप्थ ऑफ p, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसको हम लोग z मान लिए, तो z डबल डॉट बराबर माइनस लैम्डा बाई एम इंटू z। यहीं पर इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर सीखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों तरफ से फोर्स बराबर होना चाहिए। ये रहा फोर्स और ये रहा mg में से उस t को घटा देंगे तो दोनों को बैलेंस कर लेगा, m को हटा देंगे, बस इसको सेट कर देंगे, z ग्रुप में लिख दिया। ऐसा नहीं लगता कि ये सिंपल हम मोशन को रिप्रेजेंट करना है, d2x by dt2 प्रोपोर्शनल टू x होता था ना, यहाँ z के टर्म में है। It represents a SHM, simple harmonic motion with center C directed towards E. स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है। तो इट रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेंटर सी डायरेक्टेड टुवर्ड्स
पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन अभी चल रहा है, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय, क्या होता है जी, 2π/√μ होता है ना। और हम लोग जो निकाले थे अभी, वो निकाले थे z डबल डॉट बराबर निकाले थे -λ/am इंटू z, यही निकाले थे। तो म्यू का वैल्यू तो यही है, म्यू का वैल्यू वही ना है, जनरली क्या होता है d2x/dt2 प्रोपोर्शनल टू बराबर म्यू x होता है, म्यू के स्थान पर जो दिख रहा है, तो हम लोग प्रूव कर दें 2π/√μ के स्थान पर λ/am, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 2π√am/λ। बस। तो ये देखे हम लोग कि ये कैसा मोशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद उसका टाइम पीरियड निकाले। डिस्कस द मोशन का मतलब ही होता है बहुत सारा चीज इसमें निकालना पड़ता है, तो हम लोग निकाले। ये हो गया हम लोग का वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2-3 बार डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन आने वाला है, इम्पल्स ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इफ ए कांस्टेंट फोर्स with magnitude P acts on a body for an interval of time t, then the product of force and time, that is Pt, is called impulse of the force during time t. If I be the impulse of the force during टाइम t, तो I बराबर आ जाएगा pt, फोर्स इंटू टाइम। I बराबर अगर pt है, इसको हम लोग और लिख सकते हैं mft, p के स्थान पर आ गया है mft है, ये P के स्थान पर mf है, और तब लिख सकते हैं I बराबर m v माइनस u बाई टी इंटू टी, मतलब F के स्थान पर हम लोग लिख दिए, ये फॉर्मूला होता था ना, v बराबर u प्लस एफ टी, तो वही है। v माइनस u के स्थान पर हम लोग लिख दिए, F के स्थान पर लिख दिए v माइनस u, तो I बराबर आ गया m v माइनस u, मतलब इम्पल्स बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड in that time t in the given direction। चलो यही है इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, हम लोग समझ में ध्यान देंगे। इफ द कांस्टेंट फोर्स विथ मैग्नीट्यूड p, एक कांस्टेंट फोर्स है, यहां बोला हुआ है इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स विथ मैग्नीट्यूड p, जिसका मैग्नीट्यूड p है, एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्ट कर रहा है बॉडी पर फॉर ए इंटरवल ऑफ टाइम t टाइम के लिए, देन द प्रोड्यूस फोर्स एंड टाइम, तब फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग टाइम टी। फॉर्मूला हो गया आई बी द इम्पल्स ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग टाइम टी, तो आई बराबर हो गया पीटी। इम्पल्स को याद रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड पी है एक्ट कर रहा है बॉडी पर फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम टी, टी टाइम के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। आई बी द इम्पल्स ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग टाइम टी, तो आई बराबर पी टी, पी के स्थान पर रख दोगे एम एफ, एफ के स्थान पर रख दोगे यहां से v माइनस यू बाई टी वाला, तो यहां से आ गया टी टी कैंसिल हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू। तो ये कहा गया इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड, पहले एम वी था उसके बाद एम यू, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी इन द गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस इन दैट टाइम टी, इसी को बोलते हैं हम लोग का इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एरर क्या है? हाँ? एरर क्या है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चल हो गया। तो इम्पल्स काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में रखोगे इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स, सपोज ए वेरिएबल फोर्स is acting on a body for time t dash, let us suppose a variable force is acting on a body for a time t dash time. Let P be the magnitude, आगे चल P with the magnitude of the force and अरे क्या खराटा मार रहे हैं, and let us suppose P is constant for a small interval del t. So the impulse of the force impulse of the force P during interval of time del t बराबर P del t, P being the function of t. The quantity zero to 2 dash
P dt is defined as the impulse of the constant force for time t dash। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो बोलना चाहता है कि सपोज ये वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे फॉर टाइम टी डैश के लिए। तो लेट पी विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, पी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी लेट अस सपोज पी इज कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल इंटरवल डेल टी। तो हम लोग वेरिएबल के लिए जानते हैं लेकिन कांस्टेंट के लिए नहीं जानते, सॉरी वेरिएबल के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं लेकिन कांस्टेंट के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ये कांस्टेंट हो गया है डेल टी। सो द इंपल्स ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग टाइम डेल टी, उस टाइम डेल टी में जब हम लोग का कांस्टेंट था फोर्स, इस समय पी डेल टी आ जाए और इसको होल पार्ट में इंटीग्रेट कर देंगे कहां तक, 0 टू टी डैश में। तो क्वांटिटी 0 टू टी डैश पी डी टी को डिफाइन एज, यहाँ डेल टी है तो इंटीग्रेशन के अंदर डेल टी है, डिफाइन एज द इंपल्स ऑफ द कांस्टेंट फोर्स फॉर टाइम टी डैश। मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कांस्टेंट हो गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया है तो मिल गया है पूरा बॉडी के लिए। लेट द पी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट एंड इन दिस टाइम टी। लेट अस सपोज पी बी द कांस्टेंट, पी कांस्टेंट कर लेना है फॉर द स्मॉल इंटरवल डेल टी। सो द इंपल्स ऑफ द फोर्स पी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी बराबर पी डेल टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू टी डैश में, तो पूरा के लिए आ जाएगा डिफाइंड एज इंपल्स ऑफ द कांस्टेंट फोर्स फॉर टाइम, इंपल्स ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स, द इंपल्स ऑफ द वेरिएबल फोर्स टाइम टी डैश। आ गया। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ इंपल्स। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of impulse. We know the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to impressed force and take place in the direction of the force, in the direction of the force। Then हम लोग बोलेंगे d by dt of mv proportional to p, this implies m dv by dt proportional to p, this implies m dv proportional to p dt, hence integral u to v m dv proportional to 0 to t dash p dt. This implies mv minus mu proportional to 0 to t dash p dt. The change of momentum in any time t dash is proportional to impulse of the impressed force।
लोग देख लें। ये बोलना चाहता है कि स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ तुम जानते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन डी बाई डी टी एम वी। ये क्या है मोमेंटम का, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज है एम वी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू पी। इसको कांस्टेंट तोड़ेंगे, इसको लिख देंगे एम बाहर निकाल के डीवी बाई डी टी, तो यह आ गया एम वी डी टी को उधर ले जाएंगे पी डी टी, इंटीग्रेट कर दिया यू से लेकर वी तक, जीरो से लेकर टी डैश तक, यू पर था तो टाइम जीरो था, वी पर गया तो टाइम टी डैश है। यहाँ से आता है एम वी माइनस एम यू आ गया, नहीं देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो एम वी माइनस एम यू प्रोपोर्शनल टू जीरो टू टी डैश पी डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम इन एनी टाइम टी डैश, चेंज ऑफ मोमेंटम इन एनी टी डैश प्रोपोर्शनल टू impulse of the impressed force, impulse है ना of the, तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जैसा तुमने देखा आज के क्लास में एक थ्योरम पढ़े, इंपल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स पढ़े, इंपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग को देखते जाना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय।